आपने अगर हर्षद मेहता मूवी देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग था, मैं डूबूंगा तो सबको लेकर डूबूंगा। LIC का 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया था। ऐसे ही इंडिया में सितंबर में G20 समिट हो रहा है, लोगों का जो पैसा लगा है वो जाएगा। और जो हिंडनबर्ग है उनको इंडिया के सिक्योरिटीज के बारे में ज्यादा लॉस पता नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये पूरा एक्सीडेंट अवॉइड जा सकता है। तो 34 बिलियन की कंपनी 1.3 बिलियन। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। 6 मई 1937 को जर्मनी का एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था, उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चली जाती है। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है। ये दुनिया के काफी बड़े हादसों में से एक है, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी। ये पूरा एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता था। इंसानों द्वारा की हुई गलतियों के कारण आया हुआ डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर। नेथन एंडरसन इजराइल के नागरिक हैं। इन्होंने कुछ टाइम पहले जेरूसलम में एम्बुलेंस चलाकर अपना और कनेक्टिकट से इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की। और ये जो हिंडनबर्ग हादसा था 1937 का, इस नाम से हिंडनबर्ग रिसर्च नाम से एक कंपनी की स्थापना की सन 2017 में। नेथन एंडरसन का कहना है जिस तरीके से हिंडनबर्ग हादसे को रोका जा सकता था, वैसे ही हमारी कंपनी ऐसी कंपनियों को ढूंढती है जो ओवर वैल्यूड है, जिनके स्टॉक के प्राइस एक्चुअल प्राइस से ओवर वैल्यूड है। उनको एक्सपोज करती है, उन पर रिसर्च करती है और उन पर एक रिपोर्ट तैयार कर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, लोग उसको बहुत मानते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। इस कंपनी को खोलने से पहले नेथन एंडरसन ने हैरी मार्कोपोलस के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा था, जिसका नाम बर्नी मैडॉफ फ्रॉड स्कीम था। अगर आप सर्च करोगे बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इन हिस्ट्री तो आपको ये फ्रॉड सबसे टॉप में मिल जाए। हैरी मार्कोपोलस द्वारा ये रिवील किया गया। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी, जिसको शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी बोला जाता है, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा शॉर्ट सेलिंग क्या बोलते हैं। जैसे बाकी कंपनियां प्रॉफिट बनाने के लिए काम करती है, वैसे ही यह कंपनी भी प्रॉफिट बनाने के लिए ही काम करती है। इसको समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया में ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को पकड़ते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं और उनको एक्सपोज करने का काम करते हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, लेकिन इनकी जो कंपनी की स्थापना हुई है 2017 में हुई है। और ये कैसे कहते हैं, मे बी ये अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस काउंट कर रहे होंगे। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कंपनी रिसर्च करके पैसा कैसे कमाती है। जब शेयर मार्केट में आप कोई स्टॉक्स खरीदते हैं और जब शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तो आपको भी प्रॉफिट होता है। ये तो एक नॉर्मल तरीका, ये तो एक बेसिक तरीका हो गया। और इसका एक और तरीका भी है, जब शेयर्स के प्राइस नीचे जाते हैं तब भी प्रॉफिट होता है। तो शेयर का प्राइस चल रहा है 2,000 रुपए और मुझे लगता है कि इसके प्राइस 100 रुपए चला जाएगा 10 दिन बाद। मैं जाऊंगा अपने ब्रोकर के पास, उससे ले लूंगा 2,000 रुपए का शेयर उधार ले रहा हूं। मैंने उससे खरीदा 2,000 रुपए में, उसको मैंने बेच दिया। अब जब शेयर की प्राइस हो जाएगी 100 रुपए, तब मैं उसे शेयर उठा के खरीद के और दे दूंगा। तो एक शेयर प्राइस में मुझे 1900 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मुझे देने शेयर है, पैसे नहीं देने हैं डिस्काउंट ब्रोकर को, क्योंकि मैंने शेयर लिया हूं तो मुझे शेयर देना है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है तभी संभव है कि जब मुझे पता हो कि ये कंफर्म मार्केट नीचे जाएगा या उस स्टॉक्स का प्राइस नीचे जाएगा। एक्चुअल में ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं लाखों करोड़ों के होते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए कम प्राइस में बताया और ये आसान तरीका था मुझे बताने का आपको। और ये एकदम फ्री नहीं होते हैं, इसके कुछ प्रीमियम होते हैं जो हमें को पे करने होते हैं। और हिंडनबर्ग ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाता है। जिस कंपनी पर हिंडनबर्ग रिसर्च को शक होता है उन पर ये डीप रिसर्च करना चालू कर देते हैं। इनके रिसर्च करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। पहले ये कई सालों तक रिसर्च करते हैं, पूरी रिपोर्ट बनाकर सोशल मीडिया और न्यूज आउटलेट्स में शेयर करते हैं। और जैसे ही मार्केट में हल्ला होता है ये शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना के मार्केट से निकल देते। ये लोग पहले क्या काम करते हैं, रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले यह सूचना ये अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं और इन्वेस्टर इसमें शॉर्ट सेलिंग करके मोटा पैसा कमाते हैं और हिंडनबर्ग को एक अपना कट देते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, यही एक तरीका है इस कंपनी का पैसा कमाना। और ये ऐसा करके कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। और ये यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर पूरी तरीके से लीगल है। देखिए, हिंडनबर्ग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका हम एड्रेस भी पता नहीं कर सकते।
विकिपीडिया की माने तो 5 एम्प्लॉयज है इनकी कंपनी में, लेकिन उसके बाद भी लोग इनको सीरियसली लेते हैं। पिछले 5 सालों में 45 इन्वेस्टिगेशन किए हैं इन लोगों ने, जिसमें से 75% बातें इनकी सही निकली, जिसकी वजह से इनके इन्वेस्टर्स ने मोटा पैसा कमाया। 29 केसेस में जिसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, उन कंपनियों के जो स्टॉक प्राइस है वो 50% से नीचे चले। अडानी ग्रुप में रिसर्च से पहले इन्होंने निकोला नाम की एक कंपनी पर रिसर्च किया और अपनी रिपोर्ट को पब्लिक किया। और निकोला जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी, और हिंडनबर्ग ने निकोला के ऊपर रिसर्च की थी और इसका नाम दिया था झूठ के ऊपर महासागर। निकोला की नेट वैल्यू 34 बिलियन। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसकी वैल्यू 1.3 बिलियन बची। ये जिस कंपनी पर रिसर्च करते हैं उन कंपनी के शेयर्स तो नीचे जाते ही जाते हैं, उन पर केस भी होते हैं। तो निकोला के ऊपर इन्होंने जब रिपोर्ट पब्लिश की, निकोला के अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट ने एक्शन ली और निकोला के डायरेक्टर को गिल्टी माना गया। और ऐसी कई कंपनीज WINS फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, HF फूड, ब्लॉकचेन, इन सब का हाल बुरा हो गया था जब हिंडनबर्ग ने इन पर रिपोर्ट जारी की। 90% तक शेयर नीचे गिर गए। ये जो बताते हैं कि इनकी रिपोर्ट आने के बाद शेयर का प्राइस 90% नीचे चला जाएगा, तो एक्चुअल में ऐसा हुआ है इन सब कंपनियों के साथ। इन्होंने जो बताया एक्चुअल वैल्यू वहीं निकल के आई। ऐसी अडानी के साथ, अडानी ग्रुप को लेकर इन्होंने कहा है कि 85% शेयर्स नीचे चले जाएंगे। यही रीजन है कि दुनिया भर के अमीर लोग जितना अपनी गवर्नमेंट से नहीं डरते हैं, उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट से डरते हैं कि कहीं उनकी कंपनी का नाम ना आ जाए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में। अडानी ग्रुप पर इन्होंने जो रिसर्च किया है वो इनके शेयर्स पे ना करके इन्होंने बॉन्ड पर किया है, और इसीलिए बॉन्ड मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है, क्योंकि हिंडनबर्ग के किसी भी इन्वेस्टर के पास इंडिया में बाय और सेल करने का लाइसेंस नहीं है, इसलिए उन्होंने बॉन्ड पर रिसर्च। और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप को 0 रेटिंग दे दी है। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट स्विस बैंक ने अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड है उनके बदले लोन देना बंद कर दिया। जो ट्रेडर्स होते हैं वो बॉन्ड्स को गिरवी रखकर और पैसा लेते हैं। अडानी के जो शेयर्स हैं, पहले इन पर 70 से 80% लोन मिल जाता था। इन बॉन्ड्स पर नए लोन मिलना बहुत मुश्किल, और जिन्होंने अडानी बॉन्ड्स पर पहले लोन ले रखा था उन पर भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ी, तो बैंक उनकी सिक्योरिटीज को लिक्विडेट कर दी। इस खबर के आते से ही मार्केट में एकदम खलबली सी मची हुई है, और अडानी ग्रुप की कई कंपनीज हैं जिनके शेयर्स एकदम से नीचे गिरने लगे हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा हिट है अडानी ग्रुप के लिए। हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 2023 को 106 पेज की अपनी रिपोर्ट जारी की। उसमें 88 क्वेश्चन पूछे गए अडानी, और इस रिपोर्ट का टाइटल था दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। और यह रिपोर्ट इन्होंने 2 साल लगाकर बनाई, और इसके लिए इन्होंने मल्टीपल कंट्रीज भी ट्रेवल करी, मतलब अलग अलग देशों में जा जाकर अपने जहां जहां अडानी ग्रुप के लिंक्स थे वहां वहां इन्होंने ट्रेवल किया। देखिए, जब नॉर्मली हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट बनाते हैं तो किसी को पता नहीं लगने देते कि ये किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो अडानी वाले केस में 30 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की गई न्यूयॉर्क टाइम्स में। इस न्यूज में यह पब्लिक किया गया था कि नेथन एंडरसन है जो मॉरिशस कॉर्पोरेट रजिस्ट्री को डाउनलोड करवा रहे हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पर पता तो नहीं, फिर रिपोर्ट आने के बाद पता चला मॉरिशस कॉर्पोरेट रेगुलेटरी को डाउनलोड करवाने के पीछे यह मकसद। हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट बहुत ही अटैकिंग रिपोर्ट है, और इसमें इन्होंने थोड़ी भी नरमी नहीं दिखाई है अडानी ग्रुप के लिए। इसके आते ही यह न्यूज इंडिया में एक सुनामी की तरह पड़ी। इसके आते ही अडानी वर्ल्ड 3rd रिचेस्ट मैन की रैंकिंग से 8th रैंकिंग में 65 बिलियन का लॉस हुआ। अडानी ग्रुप के शेयर्स इतने नीचे आने लगे कि उन पर लोअर सर्किट लगाना पड़ा। लोअर सर्किट का मतलब हुआ, अगर आप अडानी ग्रुप के शेयर्स उससे नीचे दामों पर बेचकर निकलना चाहो तो आप निकल नहीं सकते। चाहे अडानी पोर्ट्स हो, अडानी पावर हो, अडानी एनर्जी हो, अडानी ग्रीन हो। अडानी ग्रुप का नुकसान हुआ जो हुआ, लेकिन जो हमारा इंडियन शेयर मार्केट है, इसके साथ ही इंडियन मार्केट ने 4.2 लाख करोड़ रुपए गवा दिए। ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है,
और ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है इसमें मल्टीपल एलिगेशन लगे हैं अडानी ग्रुप। इस रिपोर्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो कुछ एलिगेशन मैं आपको समझा देता हूं। जैसे सबसे पहला एलिगेशन है स्टॉक मैनिपुलेशन। स्टॉक मैनिपुलेशन इस रिपोर्ट के आने से पहले भी अडानी ग्रुप्स पर लगते रहे। मार्च 2020 में अडानी एंटरप्राइज के एक शेयर का प्राइस 130 रुपए था और नवंबर 2022 में अडानी एंटरप्राइज के एक शेयर का प्राइस 4000 से भी ऊपर चला गया था। इतने कम टाइम में एक शेयर का प्राइस इतने ऊपर जाना संभव नहीं है। तो ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना कि अडानी का एक शेयर का प्राइस इतने कम टाइम पर इतने ऊपर चला, वो भी तब जब कोरोना का टाइम चल रहा है, मार्केट बंद है, रिसेशन का टाइम है। उस पर्टिकुलर टाइम पर शेयर इतना ऊपर पहुंच गया। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हो इसमें हिंडनबर्ग ने यह क्लियर किया है कि कैसे अडानी ग्रुप्स की कंपनियां 3 साल में एकदम से ऐसे ऊपर पहुंच गई है, मतलब शेयर के प्राइस बढ़ गए। देखिए, अब आप कहेंगे कि अडानी के शेयर की डिमांड थी तो शेयर के प्राइस बढ़ गए। डिमांड और सप्लाई पर ये चल रहा है, इसमें इतना हल्ला करने वाली क्या बात। डिमांड और सप्लाई का खेल है, डिमांड ज्यादा हो गई होगी तो शेयर के प्राइस बढ़ गए। देखिए, आप ये सोचिए कि अडानी ग्रुप के एक शेयर के लोग इतने ज्यादा दाम दे क्यों रहे हैं और इसको खरीद। अब आप इसमें भी कह सकते हो कि सिंपली परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अडानी ग्रुप ने मुनाफा इतना ज्यादा धमाकेदार बनाया होगा कि लोगों की मजबूरी हो गई होगी अडानी ग्रुप्स के शेयर्स खरीदने, शेयर्स लेना और प्रॉफिट बनाना। देखिए, कोरोना जैसे हालात थे, परफॉर्मेंस इतनी भी अच्छी नहीं थी, पर लेकिन इनके शेयर के प्राइस इतने बढ़े कैसे। इनके जो शेयर्स के प्राइस है वो दूसरे तरीके से बढ़े, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके। देखिए, स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनी अगर अपने स्टॉक्स पर कंट्रोल ले ले तो डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, और जब डिमांड और सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी तो शेयर्स के प्राइस भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, और शेयर्स के प्राइस ही होते हैं जो कंपनी को अमीर और गरीब बनाते हैं। इसीलिए सेबी ने रूल बनाया है कि स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है खुद के शेयर 75% अपने पास नहीं रखेगी ताकि मार्केट फेयर चले। नॉर्मली 40 से 50% शेयर्स अपने पास रखती है कंपनी। अडानी ग्रुप ने लगभग 75% शेयर्स अपने पास रखे हैं। उसमें 25% मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई में अपनी खुद की बनाई हुई शेयर कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट करवा के 25% भी एक्वायर, एक फेक डिमांड क्रिएट की। जो मेजॉरिटी कंट्रोल है वो इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप के हाथों में पहुंच गया, ऐसा इस रिपोर्ट ने। तो मैं आपके लिए एक बात बता दूं कि जो LIC और SBI है, LIC में जहां आप बीमा करवाते हो, SBI जहां आप पैसा जमा करवाते हो। LIC ने 74,000 करोड़ रुपए देकर अडानी के शेयर्स खरीदे हैं और SBI ने भी हजारों करोड़ रुपए लगाकर अडानी के शेयर्स खरीदे हैं। और जो लोन दिया है SBI ने वो अलग चीज है, ये इन्वेस्ट किए हुए हैं। और ये जो सारी चीजें हो रही है इससे अडानी ग्रुप्स के शेयर की डिमांड बढ़ रही है या इंक्रीज हो रही है। और नॉर्मल इंसान तेजी से शेयर्स के दाम ऊपर बढ़ते हुए देखता है तो वो भी चाहता है कि कुछ पैसे वो भी कमा ले। तो अडानी ग्रुप्स के ऊपर यही एलिगेशन है कि इनके शेयर्स के प्राइस आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके बढ़ाए गए हैं, अडानी ग्रुप्स की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बढ़े हैं। और ऐसे में LIC जैसी सरकारी संस्थाएं इस पर इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट का नाम भी उछलता है कि ये अडानी के साथ मिले हुए हैं और इन शेयर्स को गिरवी रखकर ही लोन लेती है कंपनी। अडानी ग्रुप्स ने 2 लाख करोड़ का लोन लिया और अगर इस पर 10 से 12% का इंटरेस्ट लगा दिया जाए जो नॉर्मल इंसान पर लगता है, इतना तो अडानी ग्रुप्स की टोटल कंपनियों का मुनाफा भी नहीं। और इसको समझाने के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है जिसमें करंट रेशियो का चार्ट भी दिया गया है। देखिए, कंपनी की फाइनेंशियल हालत पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है करंट रेशियो। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करेंगे तो करंट रेशियो निकल कर आएगा। अगर इसका रेशियो 1 से कम है तो कंपनियों से अगर उधार मांग, उसकी हालत इतनी भी नहीं है कि वो अपने एसेट्स को बेचकर उस कर्जे को चुका सके। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप की जो 5 कंपनियां, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइज, इनका जो करंट रेशियो है वो 1 से कम।
मान लो कि किसी केस में कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाई या रिसेशन आ गया, जैसे अडानी टोटल गैस जिसका टोटल रेशियो 0.2 है, यानी उसने अपने एसेट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कर्जा ले रखा है और वो कर्जा अगर उसे वापस मांग लिया गया तो वो देने की हालत में नहीं है। देखिए, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को गिरवी रख के लोन लेती है तो जो प्राइस होता है उसके शेयर्स का, उसके हिसाब से उसको लोन मिलता है। मान लो एक शेयर की प्राइस 1 लाख रुपए है तो उसको उतना ही लोन मिलेगा। यही बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बताया गया कि अडानी ग्रुप ने जरूरत से ज्यादा लोन ले रखा है। देखिए, जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके 2 दिन बाद LIC का 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया था और ये लोगों का पैसा है। आपने अगर हर्षद मेहता मूवी देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग था, मैं डूबूंगा तो सबको लेकर डूबूंगा। तो अडानी ग्रुप के गिरने से पूरे देश की इकोनॉमी गिरेगी। हमारी यानी भारत की GDP पर अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान, लोगों का जो पैसा लगा है वो भी जाएगा। SBI, LIC जैसी कंपनी है जहां लोगों का पैसा है, तो इन्होंने अडानी ग्रुप्स पर पैसा लगा रखा है। अगर अडानी ग्रुप्स हिलेगा तो ये कंपनियां भी हिलेगी और इससे लोगों का भी नुकसान होगा। अडानी ग्रुप तो बहुत बड़ी चीज है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को झेलने के लिए अगर कोई छोटी मोटी कंपनी होती तो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती। पहले हिंडनबर्ग ने जिन कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट निकाली है उनकी हालात आप अगर देखोगे तो 34 बिलियन की कंपनी 1.3 बिलियन में आके रह गई। यही रीजन है कि इस रिपोर्ट के आने से इतना ज्यादा हल्ला मचा है। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है। इसके साथ ही कई केसेस में लोन लेने के लिए उन्होंने बड़े बिजनेस के शेयर्स को गिरवी रख के लोन लिया है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो अडानी ग्रुप डेब्ट फ्यूल्ड के चक्कर में ग्रोथ में, इसका मतलब है कि आप पैसा उधार ले रहे हैं और अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं और इससे सबको लग रहा है कि आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है और इससे शेयर्स की प्राइस बढ़ रहे हैं। सिर्फ हिंडनबर्ग ही नहीं, क्रेडिट साइट जो एक बहुत बड़ी रिसर्च फर्म, इसने भी 2022 में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें अडानी ग्रुप को डीपली ओवर लेवरेज बताया और बताया था कि ये कर्जा अडानी के पूरे बिजनेस एम्पायर को तबाह कर सकता है। इसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एक चीज और मेंशन थी कि अडानी ग्रुप कंपनी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर एक कंपनी लोन नहीं दे पाई तो बाकी कंपनी भी सीरियसली अफेक्ट होगी और अडानी का जो पूरा साम्राज्य है वो तबाह हो सकता है। अडानी के जो टोटल शेयर्स है 75% वो तो अपने पास ही रखे और बाकी जो 25% शेयर्स हैं वो मॉरिशस, UAE और सिंगापुर बेस्ड सेलिंग कंपनी के पास, और यही कंपनी इन्वेस्ट करके आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करती है जिससे शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि जो विनोद अडानी है उन्होंने कई लोगों के साथ मिलकर दर्जनों कंपनी खोली और अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करके शेयर के प्राइस को बढ़ाया। और ये जितनी भी कंपनीज है इनकी कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंस नहीं है और पूरी दुनिया में ये सिर्फ अडानी ग्रुप में ही इन्वेस्ट करती है और इनके पास जितने भी एसेट्स हैं इन्होंने उठाकर अडानी ग्रुप में डाल। ये देखिए, ये है APMS इन्वेस्टमेंट फंड जो कि है मॉरिशस बेस्ड। इसके 99.4% एसेट्स अडानी ग्रुप में और दूसरी जो कंपनी है ओपल इन्वेस्टमेंट में देखिए 100% एसेट्स ये अडानी ग्रुप। ये कंपनियां कहीं और पैसा लगा ही नहीं रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से इस पर्टिकुलर तरीके से अडानी ग्रुप्स में पैसा घूम रहा है सेल कंपनीज के थ्रू। और जो मॉरिशस की सेल कंपनीज का इशूज है, सेबी भी इस पर एक पर्टिकुलर टाइम पर सेबी ने यह कहा था कि इन्वेस्टिगेशन अभी लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है। तो हिंडनबर्ग ने टोंट मारते हुए कहा, आप नहीं पहुंचे लेकिन हम पहुंच गए हैं। और इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने 413 पेज का एक रिपोर्ट जारी और कहा है कि जो हिंडनबर्ग ने 88 क्वेश्चन, उसमें से 65 के आंसर्स तो पहले ही पब्लिक डिस्क्लोजर में दे चुके। तो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है उसका रिप्लाई करते हुए अडानी ग्रुप ने कहा है कि जो पब्लिक शेयर्स हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। कुछ नहीं पता होता है कि कौन शेयर्स खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। और ये अडानी ग्रुप ही नहीं बल्कि कोई भी लिस्टेड कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। उसके शेयर्स कौन खरीद और बेच रहा है, एलिगेशन है, उस पर भी अडानी ग्रुप ने कहा है कि शेयर देके लोन लेना दुनिया भर में एक कॉमन प्रैक्टिस है और इंडिया में इसको एड्रेस करने के लिए एक परफेक्ट सिस्टम है।
और जो हिंडनबर्ग है उनको इंडिया के सिक्योरिटीज के बारे में ज्यादा लॉस पता नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेबी इन्वेस्टिगेशन वाली जो बात थी उस पर अडानी ग्रुप ने जो रिप्लाई दिया कि अडानी प्रोमोटर्स के खिलाफ कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, और जो पहले चल रही थी हमने उसे पहले ही डिस्क्लोज कर दिया। और इतने सारे रिप्लाई अडानी ग्रुप्स ने किए हैं और एक धमकी भी दी है हिंडन कि ये इनके ऊपर केस भी कर सकते हैं। और हिंडनबर्ग ने रिप्लाई किया है कि जब मन करे आप केस कर, जिससे हमारे लिए आपको एक्सपोज करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हमको इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर नहीं मिल पाए थे वो हम कोर्ट में भी मांग लेंगे आपसे। देखिए, अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ लॉन्च किया, जिसमें 50% रिटेलर्स, जिसमें 28% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और 22% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब ओपन सबके लिए, जो भी करना चाहे वो कर सकते। इस तरीके से डिवाइड किया है। अब लोग काफी खुश हो रहे थे कि एफपीओ को 100% लोगों ने सब्सक्राइब कर, लेकिन जनता ने इस एफपीओ पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मात्र 5.4% रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही सब्सक्राइब किया और 62% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने और 32.6% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया। शुरू के 2 दिन में तो अडानी का जो एफपीओ है वो सब्सक्राइब नहीं हो रहा था, लेकिन इस एफपीओ में टर्निंग पॉइंट जब आया, अबू धाबी के इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी का इसमें इन्वेस्टमेंट आया, जिसने 3200 करोड़ का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। आईएससी ऐसा नहीं है कि ये एक किसी ऐसे ही बिजनेसमैन की कंपनी है। जो रॉयल फैमिलीज है उनके बहुत ही ज्यादा शेयर्स हैं इस कंपनी में। देखिए, अडानी ग्रुप को तो रिटेल इन्वेस्टर से इस एफपीओ में रिजेक्शन मिला, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से फुल्ली सब्सक्राइब कराने। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि जो करंट प्राइस था वो एफपीओ के प्राइस से बहुत कम था, तो कोई भी जो नया इन्वेस्टर है वो प्रीमियम क्यों पे करे। और इतनी कोशिश के बाद भी अडानी ग्रुप को एफपीओ वापस लेना पड़ा। और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत क्वेश्चंस है, बहुत सवाल। अडानी ग्रुप अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ लेकर आ रहा था, उस टाइम पर यह रिपोर्ट जारी की। 48 आवर पहले ही इस रिपोर्ट को क्यों लाया गया, तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो मार्केट में घूम रहा है। और ये एक प्लानिंग के तहत इंडिया की इकोनॉमी को टारगेट किया गया। देखिए, जो शॉर्ट सेलिंग को समझते हैं उनको पता है कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी ये अपने फायदे के लिए करती है। एफपीओ आने के 48 आवर पहले इस रिपोर्ट को लेकर आना, इसके पीछे एक ही मकसद था कि उसको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट सेलिंग करनी थी। लेकिन एक चीज यह देखा गया है कि जब भी देश में कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको टारगेट करना चालू कर दी। जैसे जब फीफा हो रहा था तो कतर को टारगेट किया जाता, सारी कमियां बाहर निकल कर आ गई थी कतर की। ऐसे ही इंडिया में सितंबर में G20 समिट होने वाला है, उसके पहले आप देखोगे इंडिया को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाएगा। और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, इसको आप इंडिया पर अटैक मान सकते हो या अडानी ग्रुप के ऊपर अटैक मान सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और अडानी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये कोई नए एलिगेशन नहीं है, टाइम टू टाइम एलिगेशन लगते गए हैं। हिंडनबर्ग की ये जो रिपोर्ट आई है यह है कंपाइलेशन अडानी ग्रुप पर लगे एलिगेशन की।